हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में समुच्चय पर आधारित कुछ क्वेश्चन हमने पढ़े थे और समुच्चय उसी में समाप्त हो गया था। बाकी के शेष जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं जो हमने लगवाए थे, क्वेश्चन 4-5 कुल मिलाकर, तो उसी के ऐसे सारे क्वेश्चंस हैं। अब हम आज अगला टॉपिक शुरू करते हैं, त्रिकोणमिति। जो संबंध तथा फलन टॉपिक है वो 30% जो सिलेबस रिड्यूस किया गया, घटाया गया है, उसके अंतर्गत उसको हटा दिया गया है। तो यहाँ पर पहले हम पहले पढ़ते हैं संबंध तथा फलन, लेकिन अब वो हट गया है तो इसलिए हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। समुच्चय के बाद त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति होती क्या है पहले ये समझ लेते हैं। त्रिकोणमिति जैसे हिंदी के नाम से स्पष्ट है, इसमें दो शब्द हैं। पहला है त्रिकोण, पहला शब्द क्या है? त्रिकोण, और दूसरा शब्द है मिति। त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोणों से बनी आकृति या बहुभुज। तो तीन कोणों से बनी आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। जिसमें तीन कोण हों उसे त्रिभुज कहेंगे। और इस मिति का मतलब होता है मापन। तो त्रिभुज का मापन नहीं, त्रिभुज में कोण होते हैं, भुजाएं होती हैं, उनका मापन किया जाता है। तो गणित की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का मापन किया जाता है उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? गणित की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का मापन किया जाता है उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति का मुख्य उद्देश्य जो था वो त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का मापन करना था। कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जिनकी सहायता से हम त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध लिख लेते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कोण। क्योंकि हम जानते हैं इसमें एक शब्द आया त्रिकोण, और यहाँ पर तीन कोण से बनी आकृति त्रिभुज होगी। तो सबसे पहले नंबर पर हम इसमें पढ़ेंगे कोण। कोण क्या होता है ये हम देखते हैं। त्रिकोणमिति की परिभाषा हमने बता दी। इसके बाद कोण पढ़ते हैं। तो कोण का मापन कैसे किया जाता है, तो इसके लिए पहले हम ये पढ़ते हैं कि कोण क्या होता है। और इस कोण के पहले कुछ बेसिक टर्म को समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेखा क्या होती है। तो ये है हमारी रेखा। रेखा ये है, रेखा हमारी ये क्या है? एक रेखा है। रेखा क्या होती है? जिसका कोई भी अंतिम बिंदु नहीं होता है उसे हम रेखा कहते हैं। और इसके बाद हम पढ़ते हैं किरण। क्या पढ़ते हैं? किरण पढ़ते हैं। जिसका कोई एक अंत बिंदु होता है उसे किरण कहते हैं। और इसके बाद पढ़ते हैं रेखाखंड। जिसके दो अंत बिंदु होते हैं उसे हम रेखाखंड कहते हैं। तो ये तीनों चीजें क्लियर हैं। यहाँ पर किरण से हम स्टार्ट करते हैं। ये जो OA है ये एक किरण है जो अपने प्रारंभिक बिंदु या कह लीजिए अंत बिंदु O के परितः घूमकर अंतिम स्थिति OB की स्थिति में पहुंच गई है। तो ये जो आकृति बनी ये कोण है। इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि कोण वह आकृति है जिसमें कोई किरण अपने शीर्ष या अपने अंत बिंदु के परितः घूमकर अंतिम स्थिति में पहुंचती है, उसे हम कोण कहते हैं। कोण एक आकृति होती है। यहाँ पर जो ये होती है भुजा नीचे, इसे हम प्रारंभिक भुजा कहते हैं, या इसे जनरेटिंग लाइन, जनक रेखा भी इसको हम बोल सकते हैं। और ये अंतिम स्थिति में जब घूमकर पहुंचेगी तो ये अंतिम भुजा हो जाएगी। और जो यहाँ ये आकृति बनी ये कोण को प्रदर्शित करती है, ये कोण है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कोण का मापन। तो यहाँ पर कोण को हम मापेंगे कैसे, कितना है? तो ये जो घुमाव है कहाँ से? O के परितः अंत बिंदु O के परितः किरण OA का अंत बिंदु O के परितः जो घुमाव की मात्रा होती अंतिम स्थिति में पहुंचने तक, घुमाव की मात्रा ही क्या कहलाती है? कोण का मापन कहलाती है। और कोण को रेडियन, डिग्री या ग्रेड में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर हमने कोण और कोण का मापन पढ़ लिया। इसके बाद में हम पढ़ते हैं धनात्मक कोण या ऋणात्मक कोण। धनात्मक कोण क्या होता है, ऋणात्मक कोण क्या होता है, तो चित्र से ही समझेंगे। सबसे पहले और देख लेते हैं कोण को लिखते कैसे। जिस शीर्ष के जिस अंत बिंदु के परितः ये किरण घूमकर अंतिम स्थिति में पहुंचती है उसे हम शीर्ष कहते हैं। ये प्रारंभिक भुजा, ये अंतिम भुजा। और इस कोण को लिखा जाएगा कोण AOB, जो शीर्ष होता है कोण का
वो बीच में रहेगा, और बाकी के जो ये ए बी ये इधर उधर, ए इधर भी हो सकता है या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण बी ओ ए ये है कोण। तो कोण एक आकृति होती है और उसका जब हम मापन करते हैं तो लिखते हैं कोण ए ओ बी बराबर जितने डिग्री आए, जितने रेडियन आए उतना हम बराबर में लिख देते हैं। अब इसके बाद पढ़ते हैं धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण किसे कहते हैं, कि जब कोई किरण ओ ए अपने शीर्ष या अंत बिंदु के परितः घूमते हुए वामावर्त दिशा में घूमते हुए अंतिम स्थिति में ठहरती, कि जो घुमाव है इसका वो किस दिशा में हो, वामावर्त दिशा में। यहाँ जो घुमाव जो है वो वामावर्त दिशा में है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की चलने की विपरीत दिशा में। तो जो यहाँ पर कोण लिया जाएगा वो धनात्मक कोण होगा। ये कोण कैसा होगा, धनात्मक कोण होगा। तो धनात्मक कोण की क्या परिभाषा होती है, इसे हम फिर से देख लेते हैं, कि यदि कोई भी किरण या परिक्रामी किरण वामावर्त दिशा में घूमकर ओ के परितः वामावर्त दिशा में घूमकर अपनी अंतिम स्थिति में ठहरती है, तो इस प्रकार बना कोण क्या कहलाता है, धनात्मक कोण कहलाता है। और ऋणात्मक कोण किसे कहते हैं, यदि कोई परिक्रामी रेखा, मान लेते हैं ये एक रेखा है, वो किरण है, ये ओ ए है, ये ओ ए, ये किरण है हमारी, और ये घूम रही है किसके परितः, अपने अंत बिंदु ओ के परितः ये घूम रही है। और ये घूम रही किस दिशा में, घड़ी के चलने की दिशा में। ये दक्षिणावर्त दिशा में घूमकर अंतिम स्थिति ओबी में पहुंच जाती है। तो इस कोण को हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक कोण। यहां पर जो ये कोण बनेगा उसे हम ऋणात्मक कोण बोलेंगे। यदि इसको हम प्लस ए ओ बी लिखेंगे तो इसको हम माइनस ए ओ बी लिखेंगे। यहां पर जो दिशा है घुमाव की वो दक्षिणावर्त दिशा है। तो घुमाव की दिशा के आधार पर कोण धनात्मक या ऋणात्मक होता है। यदि कोई परिक्रामी किरण अपने अंत बिंदु के परितः वामावर्त दिशा में घूमकर अंतिम स्थिति में ठहरती है तो परिक्रामी किरण द्वारा बनाया गया कोण धनात्मक कोण कहलाता है। और यदि कोई परिक्रामी किरण अपने अंत बिंदु के परितः दक्षिणावर्त दिशा में अपने अंत बिंदु के परितः दक्षिणावर्त दिशा में घूमकर अंतिम स्थिति में ठहरती है तो वहां पर जो कोण बनेगा वो ऋणात्मक कोण कहा जाएगा। तो ये कोण और कोण का मापन यहाँ धनात्मक कोण ऋणात्मक कोण हो गया। अब हम पढ़ते हैं समकोण क्या होता है। समकोण पढ़ने के लिए एक वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त हमने बनाया और इसके 4 भाग हमने कर दिए। वृत्त के कितने भाग कर दिए, 4 भाग कर दिए। तो जो ये पहला भाग है यहां पर जो बना कोण है उसे ही हम क्या बोलते हैं, समकोण। समकोण। अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे, देखिए यहां पर ये एक किरण हो गई और ये जो किरण है उसे हम बोलेंगे परिक्रामी किरण। ये परिक्रमण कर रही है किसके परितः, बिंदु ओ के परितः, अपने अंत बिंदु के परितः। कि जब कोई परिक्रामी किरण वामावर्त दिशा में घूमकर वृत्त के 1/4 भाग को तय करके अंतिम स्थिति में पहुंचती है तो तब इस स्थिति में परिक्रामी किरण द्वारा बनाया गया कोण समकोण होता है और इसका मापन 90 अंश होता है। इसे हम समकोण कहते हैं। ये कितना घूमी है यहां से यहां तक, पूरे वृत्त का 1/4 भाग ये वामावर्त दिशा में घूम गई। तो ये है हमारा समकोण। यदि ये दक्षिणावर्त दिशा में घूमती परिक्रामी किरण ओ ए तो ये समकोण तो बनता लेकिन वो ऋणात्मक समकोण बन जाता। तो यहां से कोण, कोण का मापन, धनात्मक कोण, ऋणात्मक कोण और समकोण, इसकी परिभाषाएं क्लियर हो गई। अब इसके बाद कोण को व्यक्त करने की जितनी पद्धतियां होती हैं वो हम पढ़ लेते हैं। कोण के मापन की पद्धति, कोण के मापन की पद्धति, कोण का नहीं, कोण के मापन की पद्धतियां कितनी हैं, पद्धतियां 3 हैं। पद्धति 3 पद्धतियों में कोण का मापन किया जाता है और फर्स्ट ईयर लेवल पर ये यूपी बोर्ड में साष्टिक पद्धति और वृत्तीय पद्धति ही पढ़ते हैं।
सतिक पद्धति हम नहीं पढ़ते हैं, फिलहाल इसको भी हम बता देते हैं। सतिक पद्धति, यहाँ पर कोण के मापन की 3 पद्धतियां होती है। अभी बताया कोण एक आकृति होती है और जो कोण घुमाव की मात्रा जो होती है वो निर्धारित करती है कोण के मापन को कि कितने डिग्री या कितने रेडियन कोण होगा इसका। यहां पर देखिए साष्टिक पद्धति, पहले में एक एक पद्धति को डिस्कस करते हैं। साष्टिक पद्धति में क्या होता है, तो इसमें यह होता है कि एक समकोण, पहला जो पॉइंट होता है इसमें, वो एक समकोण जो होता है वो 90 अंश के बराबर होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। 90 अंश, ये ऊपर जो छोटा जीरो लगा हुआ है जीरो नहीं है, 90 की घात जीरो नहीं है, 90 अंश है। और एक अंश जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। इसमें ये है हमारी साष्टिक पद्धति, ये है। तो यहां पर हम समझते हैं कि डिग्री क्या होती है। यहां से डिग्री की परिभाषा, मिनट की और सेकंड की परिभाषा निकलती है। देखिए साष्टिक पद्धति के अंतर्गत ये पहली पद्धति है कोण के मापन की। तो इसके अंतर्गत एक समकोण को 90 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। एक समकोण को 90 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक भाग को एक अंश कहते हैं। तो 1 डिग्री या 1 अंश की परिभाषा क्या होती है कि समकोण, एक समकोण को 90 बराबर भागों में विभाजित किया जाए तो उसका प्रत्येक भाग 1 डिग्री या 1 अंश कहा जाएगा। और एक अंश को 60 बराबर भागों में जब विभाजित करते हैं तो उसका प्रत्येक भाग 1 मिनट कहा जाएगा। इसी प्रकार जब 1 मिनट को हम 60 बराबर भागों में विभाजित करते हैं तो उसका प्रत्येक भाग 60, वो 1 सेकंड कहा जाएगा। तो यहां पर एक समकोण को 90 बराबर भागों में विभाजित किया गया और एक भाग डिग्री है तो 90 भाग, तो 90 गुणे 1 डिग्री तो 90 डिग्री, इसीलिए एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है यहां पर, क्योंकि एक समकोण को 90 बराबर भागों में हम विभाजित करते हैं और प्रत्येक भाग 1 डिग्री कहलाता है। 1 डिग्री 90 बार जोड़ोगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, 90 अंश आ जाएगा। और एक अंश को 60 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिनमें से प्रत्येक भाग को मिनट कहते हैं, इसलिए एक अंश बराबर 60 मिनट के होता है। और इसी प्रकार 1 मिनट बराबर 60 सेकंड के होता है, क्योंकि साष्टिक पद्धति में समकोण को 90, समकोण के 90 भाग होते हैं, प्रत्येक भाग को अंश कहते हैं। यहाँ पर 60 भाग होते हैं, तो एक अंश के 60वें भाग को मिनट कहते हैं और 1 मिनट के 60वें भाग को सेकंड कहते हैं। ये हो गया हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं सतिक पद्धति पर। तो यहाँ पर भी ऐसे होता है, ये समकोण से ही शुरुआत हुई है सबकी। तो एक समकोण जो होता है, समकोण से ही सबकी शुरुआत हुई और समकोण की परिभाषा अभी अभी बताए थे। क्या होती है कि यदि कोई परिक्रामी किरण अपने अंत बिंदु O के या A के कोई अंत बिंदु उसके सापेक्ष परिक्रमण वामावर्त दिशा में वृत्त के 1/4 भाग का परिक्रमण करती है तो कितना कोण बनता है? जो कोण बनेगा उसे हम समकोण कहेंगे, वो किसी भी पद्धति में हो। ये इसकी यूनिक डेफिनेशन है। तो एक समकोण यहां पर 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग को ग्रेड कहते हैं, ऊपर जी लिखते हैं, तो एक समकोण बराबर 100 ग्रेड हो जाएगा। सतिक पद्धति में एक समकोण को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिसमें से प्रत्येक भाग को ग्रेड कहते, तो एक समकोण बराबर 100 ग्रेड आ जाएगा। इसी प्रकार यहां एक अंश को, एक ग्रेड को 100 भागों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक भाग को मिनट कहते हैं, तो एक ग्रेड बराबर 100 मिनट आ जाएगा। इसी प्रकार से एक मिनट बराबर 100 सेकंड, मिनट को यहाँ पर 100 बराबर भागों में विभाजित करते हैं और प्रत्येक भाग को सेकंड बोलते हैं। ये सतिक पद्धति के अनुसार है। देख लीजिए, सभी पद्धतियों की शुरुआत समकोण से ही हुई है। यहाँ एक समकोण 90 डिग्री के इक्वल था, यहाँ एक समकोण 100 ग्रेड के इक्वल है। और वृत्तीय पद्धति इन दोनों से अलग है। वृत्तीय पद्धति में क्या होता है, एक हम वृत्त बना लेते हैं। वृत्तीय पद्धति है तो वृत्त तो बनेगा ही, वृत्त है तो इसका केंद्र भी होगा और जब केंद्र है तो इसकी त्रिज्या भी होगी। हम मान लेते हैं त्रिज्या इसकी r है, वृत्त की ये भी r है।
तो यदि वृत्त की त्रिज्या के बराबर, यदि वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप वृत्त के केंद्र पर एक कोण अंतरित करता है, जब वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप वृत्त के केंद्र पर कोई कोण अंतरित करता है, तो उस कोण का मान कितना होता है? 1 रेडियन। कितना होता है? 1 रेडियन। इसको इस प्रकार लिखते हैं, 1 रेडियन। फिर से परिभाषा समझ लीजिए रेडियन की, कि यदि किसी वृत्त में वृत्त की त्रिज्या के बराबर या वृत्त की त्रिज्या की समान लंबाई के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित किया जाता है उसे हम 1 रेडियन कहते हैं। यहां पर जो ये कोण बना है इसे हम 1 रेडियन कहेंगे। और जो ये चाप है हमारी AB, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है वृत्त की त्रिज्या के बराबर r। तो जब कोई वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप वृत्त के केंद्र पर एक कोण अंतरित करता है तो उस कोण को हम 1 रेडियन बोलते हैं। और यहां पर 1 रेडियन को 1 के ऊपर c लिखकर या 1 रेडियन लिख देते हैं। और यदि लिखा हुआ है थीटा या कोण बराबर 1, तो यदि कोई इकाई नहीं दी गई है तो उसकी इकाई हम क्या मानेंगे? रेडियन। और यहां से एक सूत्र निकल कर आता है, कोण बराबर क्या होता है? चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। ये सूत्र यहां से निकल कर आता, चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। इसका मान नियत होता है, चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या, इसका मान नियत होता है। देखिए चाप की लंबाई भी मीटर में होगी या सेंटीमीटर में होगी, त्रिज्या भी मीटर या सेंटीमीटर में होगी, तो इसका कोई मात्रक है नहीं। तो जो कोण आएगा उसका मात्रक क्या होगा? रेडियन। ध्यान रहे इस सूत्र द्वारा जब कभी हम कोण का मान निकालेंगे तो उसकी कोई इकाई नहीं होगी, और जब निकाले गए कोण की कोई इकाई नहीं होती है तो उसको हम रेडियन में समझते हैं। ये है हमारी साष्टिक पद्धति, ये है सतिक पद्धति, और ये है वृत्तीय पद्धति। तीनों में संबंध भी इसी वीडियो में हम देख लेते, तीनों में संबंध क्या होता है। एक चीज और समझ लीजिए, जो रेडियन में कोण की माप होती है वो अचर होती है। ये एक प्रमेय है, किताब में सिद्ध है कि कोई की किताब में नहीं सिद्ध है, कहीं पर सिद्ध होगी देख लीजिएगा कि रेडियन में कोण की माप अचर होती है। अब यहां पर साष्टिक पद्धति में कोण को हम लिखते हैं, साष्टिक पद्धति में जो कोण है हमारा वो d से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? d से। सतिक पद्धति में जो कोण है हमारा, वो सतिक पद्धति में जो कोण है हमारा वो g से लिखा जाता है। इसमें जो कोण है हमारा, g मीन्स ग्रेड। और यहां पर जो कोण होगा उसको हम कोण को किससे लिखेंगे? यहां पर जो कोण होगा हमारा वो c से लिखा जाएगा। ये होता है ये। तो साष्टिक पद्धति में कोण को d से लिखते हैं मीन्स डिग्री, इसमें g से मीन्स ग्रेड, और इसमें c से मीन्स सर्किल। तो यहां पर d के बटे में लिख देते हैं 180 या 90 लिखिए, 90 बराबर g, तो यहां आ जाएगा 100, और ये c तो 2c बटे पाई। ये होता है हमारा, पाई का मान 22/7 होता है। तो यहां पर ये है संबंध d। देखिए समकोण से ही संबंध हमने निकाला है। यहां पर एक समकोण बराबर 90 डिग्री था, तो यहां पर d को हमने 90 से भाग दिया। यहां एक समकोण बराबर 100 ग्रेड था, तो ग्रेड को हमने 100 से भाग दे दिया। ये तो क्लियर है कि ये डिग्री में समकोण के 90 भाग होते हैं और एक ग्रेड में समकोण के 100 भाग होते हैं। तो 100वां भाग यहाँ 90वां भाग और यहाँ 100वां भाग बराबर होंगे। और c में हमने निकाला है तो यहाँ पर 90 अंश को लिखा जाएगा, 90 अंश को लिखा जाएगा π/2 हो जाएगा, π/2 के बराबर हो जाएगा। या फिर इसकी त्रिज्या 1 मानकर इसका चौथाई भाग निकाल लीजिए, पूरी परिधि निकालेंगे 2πr, तो 2π आएगी। 2π जैसे किसी वृत्त की त्रिज्या, यहाँ हम बता देते हैं किसी वृत्त की त्रिज्या है 1, तो जो इसका चौथाई भाग होगा
यही होगा कोण। तो यदि इस वृत्त की त्रिज्या 1 है तो इसकी पूरी परिधि 2 पाई हो जाएगी, तो केवल इतनी परिधि कितनी बचेगी, π/2। वही लिखा हुआ यहां पर, अपॉन में π/2 कर दिया, 2 ऊपर चला गया। तो ये सूत्र होता है डिग्री, ग्रेड और रेडियन में संबंध। इस सूत्र को याद रखिए, चूंकि फर्स्ट ईयर में केवल डिग्री और रेडियन में संबंध है, चूंकि ग्रेड नहीं, वो भी हमने पढ़ा दिया है। अब इस पर आधारित क्वेश्चन जो है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।